हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 18। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर 17 में हम लोगों ने एच.सी. वर्मा सर की बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। आज के इस लेक्चर में बच्चों 3-4 क्वेश्चन मैं अलग टाइप के इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि इनमें थोड़ा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे जेई और नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ही 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये क्या था, स्पेशल प्रॉब्लम में मैंने इसलिए लिख दिया, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे आपको आते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बस मैंने लिख इसलिए दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व नहीं करे, इसलिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्ट ऑफ मास कैपिटल M हैज अ ब्लॉक ऑफ मास M इन कॉन्टैक्ट विथ इट एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पर देखो, फिगर डालना भूल गए लोग। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू। फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास M डज नॉट फॉल। ये देखो, मैं बता देता हूँ क्या है। ये एक तरीके का ये ऐसा कार्ट है, ठीक है। इसका मास है कैपिटल M और इसके आगे एक ये ब्लॉक है स्मॉल m कार्ट का, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से ये व्हील है, ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है, a एक्सेलरेशन, ठीक। अब ये जो मास m है, ये ऐसा नहीं कि इसमें चिपका हुआ है, ये चिपका विपका नहीं है। कह रहे हैं कि मास कैपिटल M को कितनी तेजी से आप एक्सेलरेट कर सकते हो कि ये बिना गिरे आगे बढ़ता रहे इसके साथ। कह दो कि सर ऐसा कैसे हुआ। अब जरा आ जाते हैं फ्रिक्शन ऑफ वेट के कॉन्सेप्ट पे। मान लो ये एक्सेलरेशन बच्चों नहीं है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस मास पर वेट लगेगा, यानी कि मान लो ये रेस्ट में ही है, इस पर इसका नीचे की तरफ वेट लगेगा। और ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन आनी चाहिए n, लेकिन क्या x डायरेक्शन में कोई आपको फोर्स दिख रही है जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन आएगी? कह दोगे सर नहीं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 0। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी क्या होगी? 0 होगी। तो इसको नीचे खिसकने के लिए, रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो हो सकता है ये रुक जाती, वहीं की वहीं चिपकी रहती। तो उसके लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन लानी पड़ेगी और इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन की वजह से इस पर आएगी एक फोर्स। वो फोर्स कैसे आएगी? क्योंकि पूरी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है ना, तो उस पर फोर्स कैसे आएगी? अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम यहाँ पर भी बैठ के देखो कि भैया यहाँ पर बैठे हैं, तो इसके ऊपर एक स्मॉल m के ऊपर एक पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा, तो इसके ऊपर एक आएगी सूडो फोर्स ma, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी कि नहीं एक्सेलरेशन, क्योंकि आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। और ग्राउंड से भी अगर देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन तो आएगी ही आएगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं इसको बच्चों दोनों टाइप से आपको बता के दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बच्चों आप समझ गए कि यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू वो बतानी है, क्योंकि अगर उससे कम एक्सेलरेशन हुआ तो इतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ बनेगी नहीं कि इसके वेट को रोक पाए और ये गिर जाएगी। तो हमें एक्सेलरेशन की वो मिनिमम वैल्यू पता करनी। अब अगर मैं यहाँ पर मेथड 1 यूज़ करूँ, मेथड 1 क्या है यहाँ पर? मेथड 1 है यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप ग्राउंड पे यहाँ पर बंदा खड़ा है और ये ऑब्जर्वर ए है, मान लो ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर मैं स्मॉल m के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो बच्चों क्या होगा, नीचे की तरफ वेट mg लगेगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल लगेगा। अब इस बंदे को दिखेगा कि ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, गिर तो रहा नहीं है, तो यानी कि m का भी एक्सेलरेशन कितना है? m का भी एक्सेलरेशन है a। और क्या होगा? इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी n इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन आएगा f इस डायरेक्शन में, आएगा कि नहीं? और फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये नहीं गिरेगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं कह दूं सिग्मा Fy = 0 तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। y डायरेक्शन परपेंडिकुलर, y ये वर्टिकल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि मास जो है रेस्ट पे बना हुआ है। तो Fl की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? चलो पहले सिग्मा Fx से कर लेते हैं, n की वैल्यू पता कर लेते हो। तो सिग्मा Fx बच्चों कितना होगा? नेट सम ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक चीज बच्चों बताओ, इस मास m को आगे धक्का देने वाला a एक्सेलरेशन लाने वाला फोर्स कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन ही तो है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? स्मॉल m इंटू a। तो यहाँ पर मैं लिख दूं अगर n इज इक्वल टू स्मॉल a ma, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अब मैं अगर सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 रखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Fl माइनस का mg इक्वल टू 0, या मैं कह दूं Fl की वैल्यू mg की वेट के बराबर होनी चाहिए। फ्रिक्शन इसको बैलेंस आउट कर देगा। Fl की वैल्यू बच्चों क्या होगी? म्यू दे रखा है, म्यू इंटू n होगी वैल्यू। मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी? म्यू इंटू n इज इक्वल टू mg, और n की वैल्यू अभी हमने निकाली ma है, ये वैल्यू है mg,
यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा म्यू बाई जी। तो ये है आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो होनी चाहिए, अगर इससे कम हुआ तो ब्लॉक आपकी फिसल जाएगी नीचे। कह दो कि सर ये तो आपने मेथड 1 बताया, मेथड 2 है बच्चों कि ये बंदा एक जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कार्ट, बड़े वाले कार्ट पे, मतलब जो बड़ी वाली ब्लॉक है उस पर बैठा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब बच्चों देखो, ये जो बंदा इस पर जब बैठा है, मान लो आप इसी के ऊपर बैठे हुए, बंदा बी है, ये और जब ऑब्जर्व करेगा तो क्या देखेगा कि भैया इसके रिस्पेक्ट में ये मास क्या इधर उधर जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, ये भाई मास क्या अलग होकर एक्सेलरेट तो हो नहीं रहा ना, वो पीछे जा सकता है, तो इसको ये मास कैसा दिखेगा, इसको दिखेगा ये तो वही है, ये तो रेस्ट पर ही है। तो यहाँ पर बच्चों कौन कौन सी फोर्सेस लगनी चाहिए, अगर मैं न्यूटन लॉ अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए वेट तो देखो नीचे लगेगा ही लगेगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ही लगेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर Fl होगी ही होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्योंकि हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाना है, यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन, लेकिन पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, एक स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी m × a के बराबर, ये होगी स्यूडो फोर्स। बात समझे। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें क्या दिखेगा, सिंस m इज एट रेस्ट, is at rest in non inertial frame of reference, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो n, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये n माइनस एम ए इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई एम ए, और y डायरेक्शन में तो हमें पता ही है कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो सिग्मा एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर एफ एल इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एफ एल की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, वो वैल्यू रख दो, एम ए इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से फिर से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी जी बाई म्यू। तो देखो दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ रहा है, बस हमने अप्रोच अलग कर दी। एक बार हमने ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन करी, तो ग्राउंड से तो ये दिख रहा है कि भैया पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, तो एम को आगे बढ़ाने वाली फोर्स भाई कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो हमने लिख दी एन इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दी। दूसरे वाले में हमने क्या करा कि भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बंदा यहीं पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखा कि इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें तो पता है ना कि पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है। तो किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है तो आपको एक सूडो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सूडो फोर्स आपने m इंटू अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी, नॉर्मल रिएक्शन तो आएगी ही आएगी क्योंकि मास के और नीचे की तरफ वेट है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि नेट सम ऑफ फोर्सेस 0 होना चाहिए ना, कि अगर उसका मोशन नहीं हो रहा है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो ये n माइनस एम ए, एन की वैल्यू एम ए आ गई और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू जी बाई मी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था बच्चों क्योंकि यहाँ पर दोनों अप्रोच आपको समझ में आई। याद करो हम लोगों ने जब एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे तो वो ट्रक और ब्लॉक वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था कि ब्लॉक ट्रक के ऊपर रखा हुआ है, ट्रक एक्सेलरेट होगा तो ब्लॉक कितना पीछे जाएगा, तो वैसा टाइप का ये कुछ क्वेश्चन है। देखा, इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। चलो एक ये भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या कह रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज म्यू एंड द रेडियस ऑफ द बॉल इज r, find the maximum height to which the insect can crawl up in the ball। अब बात समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया एक ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल है यानी कि एक तरीके से एक कटोरी है यहाँ पर, ऐसे समझो, ठीक है, ये एक कीड़ा है यहाँ पर, ठीक, ये इस पे ऊपर की तरफ रेंग रहा है। अब कह रहा है कि इसके पैर और ये जो बॉल है इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक चढ़ के यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब वो चढ़ना चालू करेगा तो उसके ऊपर नीचे की तरफ जो वेट है वो उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि नीचे खिसक आएगा, तो मैक्सिमम वो कितनी हाइट, अगर ये सेंटर है इसका तो वो कितनी हाइट तक जा पाएगा, ये हाइट हमें बतानी है। उसके बाद वो फिसल जाएगा, अगर उसके ऊपर बढ़ने की कोशिश करे तो फिसल के नीचे आ जाएगा, ये h आपको पता करनी। अब इसको मैं थोड़ा और कायदे से आपको समझाता हूँ। पहले तो ये जानना है हमें कि ये खिसकेगा क्यों, ये खिसक क्यों जाएगा। एक बात बताओ बच्चों, जब ये यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है कि ये जो प्लेन है अगर टेंजेंट डालूँ तो ये नॉर्मल आ जाएगा, ये एकदम हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। मान लो एक कीड़ा यहाँ पर है, इंसेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब टेंजेंट डालूंगा तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर है तो टेंजेंट और ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा, और ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसे स्लोप पर चल रहा है, ये अगर
ये एक ऐसे स्लोप पर चल रहा है जिसका थीटा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ऐसे सिंपल भाषा में कहना चाहूँ आपसे कि भाई ये देखो, पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऊपर गया तो और स्लोप बढ़ गया और बढ़ गया। और हमें पता है कि अगर कोई मास m है तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है बच्चों को क्या होती है, mg cos थीटा होती है कि नहीं, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। कह दोगे सर बिल्कुल होती है। अगर मैं थीटा बढ़ाता जाऊं तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों क्या होती जाएगी, घटती जाएगी भाई, cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है भाई, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो नीचे की तरफ वेट इसका नीचे खींच रहा है, तो इसको सपोर्ट में कौन क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि नीचे खिसकना चाहता है ना ये, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ही कम हो जाएगी तो स्लिप हो जाएगा। तो अब बच्चे ध्यान से समझना, म्यू इंटू एन होगा फ्रिक्शन की वैल्यू। अब म्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो दे रखी है कि इसके और सरफेस के बीच में म्यू की, तो वेरी क्या कर सकता है, एन। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू घटती चली जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इतनी घट जाएगी कि अब इसका जो फ्रिक्शन है वो वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा और ये नीचे खिसक जाएगा। बात समझ गए। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब आप समझ चुके हो। मैं इसको क्या करता हूं, प्रॉपर थोड़ा ज्योमेट्री इसमें हमें लगानी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री। चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मैं देखता हूं क्या कोई हेमिस्फीयर है हमारे पास, नहीं है हेमिस्फीयर। अरे है यार, है, बढ़िया है, यही तो अच्छाई है टेक्नोलॉजी की। देखो उल्टा नहीं बनेगा क्या ये, अरे यार ये उल्टा नहीं बनेगा, चलो कोई बात नहीं, मैं पेन से ड्रॉ कर देता हूँ और 2D डायग्राम ड्रॉ करूँगा। देखो ये है हमारा सर्किल, ठीक है, हेमिस्फीयर, यानी कि सामने से देखने पे आपको सेमी सर्किल दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। मान लेते हैं ये कीड़ा जो है ये पॉइंट ए तक आ चुका है, ये है इसका सेंटर ओ, इससे ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों, ठीक। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ था लोवेस्ट पॉइंट से, ये पॉइंट है बी, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा मान लो थीटा, ठीक। इस पॉइंट को सी मान लो। और हमें क्या पूछा गया, हमें ये एच पूछी गई है। इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आर, तो ये भी आर हो जाएगा और ये वाली जो है ये भी आर हो जाएगा। भाई देखो ये भी तो आर हो जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगी, ठीक। अब ये मैं बच्चों एक काम करता हूँ, ये वैल्यू हम मान लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी, ये वाई मान लेता हूँ मैं, ये वाली जो वैल्यू है ए सी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर, ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू वाई एंड बी सी इज इक्वल टू एच। और हमें पता क्या करना है, हमें एच निकालना है, समझ गए। अब यहाँ पर बच्चों कुछ कुछ फोर्सेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसका जो वेट होगा वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, mg। अगर मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूँ ऐसे, तो ये एंगल भी बच्चों थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये कॉमन लाइन है, तो सेम ट्रांसवर्सल पे जो एंगल होते हैं वो सारे सेम होते हैं, सेम लाइन पे है ना, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। इसके बच्चों दो कंपोनेंट होंगे इस mg के, एक होगा इस लाइन के अलोंग, ये हो जाएगा mg cos थीटा, हो जाएगा कि नहीं, और एक होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा mg साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ और यहाँ पर देखो बच्चों, इसके ऊपर एक रिएक्शन जाएगा, क्योंकि ये सरफेस पे कांटेक्ट है ना, इंक्लाइंड प्लेन की तरह, यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन होगा n। और एक चीज़ बच्चों, ये mg साइन थीटा इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो कहाँ जाएगी, ये जाएगी FL ऊपर की तरफ। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने ले लिया है वैल्यू, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया, इसको देखो फिर मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर बच्चे हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा F फोर्स बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ, इसको क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, अलोंग द, ये है आपकी x डायरेक्शन, ये है आपकी y डायरेक्शन, ठीक, यानी कि टूवर्ड्स द सेंटर। चलो तो देखो बच्चों क्या करेंगे, हमें पता है कि सिग्मा Fy क्या या Fx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा ये बैलेंस आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू mg cos थीटा। कह दोगे सर लिख सकते हो, भाई इंक्लाइंड प्लेन वाली कंडीशन है और तो कुछ है नहीं। और सिग्मा Fy भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें पता है कि ये यहाँ पर आके रुक जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम इतनी हाइट तक जा रहा है, उसके बाद अगर ये गया तो फिसल जाएगा। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है Fl, और ये बैलेंस आउट किसको करेगी, mg साइन थीटा को, तभी तो यहाँ पर रुक पाएगा ये। तो सिग्मा Fy भी हमारा 0 होगा, तो ये हो जाएगा Fl इज इक्वल टू mg
साइन थीटा। और हमें क्या पता है, सिंस एफ एल कितना होता है बच्चों, एफ एल होता है म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हो, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। ये वैल्यू बच्चों इसमें रख दो, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से एम जी और एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, म्यू हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब कुछ बच्चे जिन्होंने पूरा फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रखा है, हम लोगों ने साथ में पढ़ा था, वो समझ गए होंगे, उनको ये सब इतनी गणित लगानी नहीं पड़ती, वो खाली ऐसे ज्योमेट्री ड्रॉ करते और ये सब फोर्स बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये वो एंगल होगा जिस पर वो स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा एंगल ऑफ रिपोज, जिसकी वैल्यू होगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। तो म्यू जो होगा वो हो जाएगा टेन लैम्डा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर देखो म्यू की वैल्यू टेन थीटा के बराबर आ रही है कि नहीं। तो हमें अगर नहीं पता होता तो हम ऐसे ही सॉल्व करते, इससे क्या है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले जाओगे तो यही तो सोचोगे कि भैया इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है, मैंने ये कंडीशन बता दी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें स्लिप हो जाएगा, और इसी पॉइंट पे जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिपोज, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। या कहते हैं अगर टेन ले लें तो टेन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर। चलो वो सब जानने की जरूरत नहीं। अब बच्चों हमें टेन थीटा तो पता चल गया, लेकिन हमें एच पता करना है। अगर मैं ट्राइंगल ओ ए सी में देखूं तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ओ ए सी, टेन थीटा की बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन ओ सी, हो जाएगा कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगी ओ सी अपॉन ए सी। और एक चीज़ देखो बच्चों, ये वाले जो ट्राइंगल है इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल थीटा है, ये वाई है और ये रेडियस आर है। तो ये बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये अपॉन वाई, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू, और ये वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ये वैल्यू बच्चों हम लोग इसमें रख देते हैं, तो म्यू कितना हो जाएगा, भाई हमें सारे नोन टर्म्स के रिस्पेक्ट में आंसर निकालना है ना, ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से कोई थीटा वीटा लिख के चले आओगे। अब देखो अगर ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता कि इसमें नंबर्स दे रखे होते तो आंसर डायरेक्ट आ जाता। अब क्या करेंगे, वाई को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये वाई स्क्वायर उधर ले जाओ और वाई स्क्वायर इधर ले आओ LHS में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा वन प्लस म्यू स्क्वायर, वन प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की या वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसको नीचे लाकर अंडर रूट ले लूँ तो हो जाएगी वन प्लस म्यू स्क्वायर आर अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, ये आ गई वाई की वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है एच। तो ये देखो बच्चों, ये ओ बी कितना है, ये टोटल आर है कि नहीं है, ये टोटल आर है, रेडियस के बराबर होगा, ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस, रेडियस में ये वाई माइनस कर दो ओ सी, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूं बी सी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी, सिंस बी सी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी, लिख सकता हूं कि नहीं। तो यहाँ बी सी कितना है, एच इज इक्वल टू आर माइनस वाई, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर माइनस वाई की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, यहाँ से आर आप कॉमन ले लो तो ये आंसर क्या आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, ठीक है। चलो इसको शुरुआत से देख लो। ठीक, एक क्वेश्चन बच्चों और सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। कह रहा है लेंथ ऑफ अ चेन इज एल, कैपिटल एल, एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू। ठीक है भाई, कैलकुलेट मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विथआउट स्लाइडिंग। क्या कह रहा है भैया, एक टेबल है, ठीक है, उस पर इस तरीके से एक चेन है,
जो कि लटक रही है, ऐसे लटक रही है ऐसे, ठीक। और ये टेबल है, ठीक है, ये आपकी टेबल है। अब कह रहा है ये कितनी ज़्यादा नीचे लटक सकती है, इसको बिना नीचे खींचे, मतलब बिना गिरे कितना, बिना स्लाइडिंग के कितनी ज़्यादा लटक सकती है, ठीक। टोटल लेंथ कितनी है, एल है। अगर मैं ये जो लटका हुआ पोर्शन है इसको वाई मान लूँ तो ये बच्चों कितनी हो जाएगी लेंथ, ये एल माइनस वाई हो जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, इस एल माइनस वाई को, इतनी लेंथ के वेट को नीचे खींचने वाला वेट कौन सा है, ये जो लटका हुआ है, यही तो इसको नीचे खींच सकता है क्योंकि ये इधर साइड भी लगेगा। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, लेट मास ऑफ एल लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ का कितना मास है, स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा एल क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी बच्चों मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ बच्चों कितना हो जाएगा, एल को नीचे ले आओ तो ये स्मॉल एम बाई एल हो जाएगा कि नहीं, किलोग्राम पर मीटर, अगर मान लो मीटर में होता है ये हो जाएगा, क्या दोगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये एक टेबल पे जो पोर्शन रखा हुआ है, ये जो टेबल पे पोर्शन रखा हुआ है, ये वाली चेन जो है ये, ठीक है, इसका बच्चों लेंथ है अगर एल माइनस वाई, तो इसका मास कितना हो जाएगा, मास भाई पर यूनिट लेंथ का मास है एम बाई एल, या कह दे लैम्डा एल है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, एल माइनस वाई इंटू लैम्डा एल हो जाएगा कि नहीं। एल के लिए लेंथ के लिए इतना है ना, यूनिट लेंथ के लिए, तो इसके लिए इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ, कैसे लिखूँ कि इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा और वो बच्चों कितना हो जाएगा, लैम्डा एल इंटू एल माइनस वाई, ये हो जाएगा मास, ये हो जाएगा मास, और इंटू जी ये हो गया वेट, नीचे की तरफ वेट हो गया। और एक चीज़ बच्चों समझो, इतने लेंथ का जो वेट होगा वो कितना होगा, इसका मास कितना होगा, लैम्डा एल इंटू वाई, और इसका वेट नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, लैम्डा एल इंटू वाई इंटू जी, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और यही वो वेट है जो इस डायरेक्शन में इसको खींचेगा, लैम्डा एल इंटू वाई इंटू जी। बात समझ गए कि नहीं भाई, हमने पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल लिया स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एल, तो 1 मीटर का अगर आ गया तो वाई मीटर का कितना होगा, वाई इंटू एम अपॉन कैपिटल, बार बार एम अपॉन कैपिटल एल ना लिखना पड़े इसलिए मैंने लैम्डा एल ले लिया, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक। इसका वेट है जी, ये हमने सारी फोर्सेस दिखा दी। अब बच्चों बताओ, ये स्लाइड ना हो इसके लिए, यानी कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो एफ एल के बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी एन, इस पूरी चेन का जो वेट है उसकी वजह से। अब ये मत दिमाग में लाना कि ये यहाँ से पास होगी कि यहाँ से पास होगी, एक फोर्स आएगी नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ आ जाएगी कि नहीं, और हम लोग यहाँ पर फिर वही बैलेंस कर देंगे रिएक्शन जितनी भी हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं। तो इसको देखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर देखो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एन की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन की, लैम्डा एल माइनस वाई इंटू जी हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि भाई मोशन नहीं होना चाहिए स्लाइडिंग। तो लैम्डा एल इंटू वाई इंटू जी, यानी कि उस पोर्शन का जो वेट था वो इसको, अब कहोगे सर ये वेट तो नीचे की तरफ है, यहाँ से, अरे भैया ये एक तरीके से समझो कि ये पुली रोप सिस्टम है, ये जो वेट है इसको इधर की तरफ खींच रहा है, तो ये वेट ही वाली फोर्स तो आ जाएगी, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल इंटू वाई इंटू जी माइनस का एफ एल इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा एल इंटू वाई इंटू जी माइनस, या माइनस को उधर ले जाओ, एफ एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, म्यू इंटू एन, और ये वैल्यू रख दो पूरी, एन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, एन की वैल्यू कितनी है, लैम्डा एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा एल कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ मास का टर्म ही नहीं आया, इसीलिए तो क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा है ना, आपको अपने आप एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मास का टर्म आएगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू एल माइनस वाई, और हमें निकालना क्या है, हमें वाई निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लो, म्यू को नीचे ले आओ उसके, तो वाई के, तो वाई अपॉन म्यू इज इक्वल टू एल माइनस वाई, ये उधर ले आओ, तो एल इज इक्वल टू वाई कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 बाई म्यू। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो एल इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर एलसीएम लेके 1 + म्यू अपॉन म्यू, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे ले आओ, तो y इज इक्वल टू म्यू इंटू एल अपॉन 1 + म्यू। ये बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। इसको देख लो,
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हमें वो लेंथ बतानी है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल, तो ये y की वैल्यू बतानी थी। देखा क्वेश्चन अच्छा था। चलो ए के बच्चों लास्ट क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हम लोगों को क्या है कि रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने डीसी पांडे सर की बुक से लिया है। क्वेश्चन अच्छा था, अब वो किताब भी मत उठा के देखने लगना। ऐसा नहीं कि जो मैं बुक का नाम ले रहा हूँ वो सब आप, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर के एंड में मैंने बताया था ना, अभी 2-3 लेक्चर बाद एंड हो जाएगा ये चैप्टर, तो उसके एंड में आपको नोट्स मिल जाएंगे और इन सारे क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी। वो सॉल्व कर लेना, रिवाइज कर लेना और बाकी किसी एक बुक के क्वेश्चन लगा लेना। ज़्यादा बेकार में हर चीज़ को भयानक मत बनाओ। क्या दे रखा है क्वेश्चन? फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ए ऑफ मास m kept at the left end of a plank b of mass capital M is equal to 2m and length small l। ठीक है, the system can slide on a horizontal road, the system is started towards right with the initial velocity v। ठीक है भाई, the friction coefficient between the road and the plank is 1/2 and that between the plank and the block is 1/4। Find the time elapsed before the block separates from the plank, displacement of block and plank relative to the ground till that moment। अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, अभी मैं समझा। एक ब्लॉक बी है जिसका मास कैपिटल एम है जो कि 2m के बराबर है, मास ए है ये एक ब्लॉक ए है जिसका मास स्मॉल एम है। ठीक, और ये किसी एक सरफेस पे रखे हैं, इस ब्लॉक की लेंथ है l, और क्या कह रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को इनिशियल वेलोसिटी v दे देगी। मतलब एक तरीके से आप कहते हो, मान लो आपने इनको धक्का दे दिया और छोड़ दिया, तो ये एक इनिशियल वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि फ्रिक्शन है तो एक टाइम के बाद जाके रुक जाएंगे। तो जब ये रुकेंगे तो इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि a जो है b के ऊपर स्लाइड करेगा। ठीक है, तो हमें वो टाइम बताना है जिस पर ये a b के ऊपर स्लाइड होकर जाके नीचे गिर जाए, सेपरेट हो जाए इससे, और उसी टाइम में ए और बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा दूरी आगे बढ़ चुके हैं। एक्चुअल जो उनका मोशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितना ज़्यादा आगे जा चुके हैं। बात समझ में आई? ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज़ बच्चों बताओ, ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो वो जीरो तभी होगी जब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड तभी तो घटेगी हमारी, यानी कि रिटार्डेशन हमें पता करना है। ए का और बी का दोनों का सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो तो यही है। तो पहले हम ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो मैं इस पेज पर यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ए। तो देखो बच्चों, क्या क्या फोर्सेस यहाँ पर लगेंगे। m है, इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन n1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है μ1 ए और बी के बीच में, वो दे रखी है 1/4। ये देखो कहाँ, बिटवीन द प्लैंक एंड द ब्लॉक इज 1/4 एंड बिटवीन द प्लैंक एंड द रोड इज 1/2। तो μ2 की वैल्यू 1/2 हमने ले ली है। यहाँ पर एक चीज़ और बच्चों देखते हैं कि भाई जब ये ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड करेगी, भाई रिलेटिव मोशन आगे की तरफ होगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, इसको F1 मान लो, पीछे की तरफ होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ, न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि भाई वाई डायरेक्शन में तो क्योंकि ये कोई मोशन नहीं है तो n1 की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, सिंस n1 इज इक्वल टू mg, हो जाएगा कि नहीं। और क्या कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो नेट सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, a1 मान लेते हैं। और एक्सेलरेशन हमारा बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है, क्योंकि स्पीड को कम कर रहा है। लेकिन हम डायरेक्शन बेसिस पे दिखाएंगे तो इस डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि फोर्स हमारी जो इस डायरेक्शन में लग रही है वो इसी डायरेक्शन में, वो है हमारी सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। तो F1 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, m इंटू a1। और एक चीज़ है बच्चों, F1 कितना होगा बच्चों, सिंस F1 इज इक्वल टू μ1 इंटू n1, होगा कि नहीं भाई। यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है, तो μ1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, μ1 है आपका कितना है, दे रखा है, μ1 की वैल्यू है 1/4। तो यहाँ पर ये 1/4 रख दो, और n1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो m इंटू जी, तो ये F1 आ जाएगा mg/4। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो, तो ये हो जाएगा mg/4 इज इक्वल टू m इंटू a1। तो a1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी g/4, आ जाएगी कि नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन आपको पता है इस वाली डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स हमारी उसी डायरेक्शन में लग रही। तो जैसे आपने ए के लिए बच्चों करा है, आपको बी के लिए भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं बी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ फॉर बी। अब बच्चों बी के लिए क्या हो जाएगा, देखो बी के लिए क्या है, बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, ध्यान से समझना। इसका मास है 2m,
क्योंकि कैपिटल M इज इक्वल टू 2m दे रखा है। B के ऊपर जो फोर्स लगेगी, एक तो ये जो N1 ये वाला जो मास था, इसका जो रिएक्शन का एक्शन इसके नीचे आएगा ना, एक्शन रिएक्शन, तो ये हो जाएगी N1, होगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ पर इस ग्राउंड की वजह से इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी N2 जो कि इस जगह पे लगेगी। ये सब हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम में पढ़ चुके हैं। और ये जो फ्रिक्शन F1 है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं। ये ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन हम ये F2 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या पता है, N1 की वैल्यू पता है हमें, F1 की वैल्यू पता है, F1 की वैल्यू mg/4 है, हमें N2 पता करना है और F2 पता करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं, इसका जो वेट है नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, 2 mg आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ N2 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी आप बताओ, N2 हो जाएगा ये ऊपर की तरफ सारी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू नीचे की तरफ, तो N2 हो जाएगा N1 प्लस 2 mg। और N1 कितना है बच्चों, N1 है आपका mg, तो ये हो जाएगा 2 mg, N2 की वैल्यू 3 mg आ गई। ये तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, जिस सरफेस पे आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी होती है उसके ऊपर जितने मास है उनका वेट, तो ये हो गया 3 mg। और F2 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, F2 की वैल्यू हो जाएगी μ2 इंटू N2। μ2 कितना है आपका 1/2 इंटू 3 mg, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी F2 की 3 mg/2। इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखो F2 की वैल्यू आ गई 3 mg/2 और F1 की वैल्यू आ गई, F1 की वैल्यू कितनी आएगी mg/4। तो एक बात बताओ, 3 mg/2 बड़ा है कि mg/4 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि F2 आपका F1 से ज़्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। इसको A2 मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिग्मा F इज इक्वल टू मास क्या हो जाएगा 2m इंटू A2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा F2 माइनस का F1 इज इक्वल टू 2m इंटू A2। तो ये कितना हो जाएगा 3 mg बाई कितना आया था 2 माइनस mg/4 इज इक्वल टू 2m इंटू A2। पूरी इक्वेशन से m कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सॉल्व कर लेना, ये 2 to the 4 6 minus 1 ये हो जाएगा 5g/4 इज इक्वल टू 2A2। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5g/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया कि नहीं। तो ब्लॉक बी का भी हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। अब एक चीज़ और हमें पता चल रही है कि भैया A1 आया था, कितना आया था, A1 आया था g/4 आया था कि नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 कितना आया है 5g/8। तो इसका मतलब A2 जो है वो A1 से बड़ा है कि नहीं। इसका ये भी मतलब है कि ये जो ब्लॉक बी है इसके ऊपर रिटार्डेशन ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा पहले, ऑब्वियस सी बात है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ब्लॉक बी पहले नहीं रुकेगी तो ए इसको क्रॉस कैसे करेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो ब्लॉक बी के ऊपर रिटार्डेशन उतना नहीं है तो ये तो आगे बढ़ती चली जाएगी, और ए का रिटार्डेशन अगर कम है, ए का रिटार्डेशन ज़्यादा है तो वो रुक जाएगी बी के ऊपर ही, ये कहीं आके रुक जाएगी और साथ में बढ़ती रहेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बी पहले रुक जाए और ए बाद में रुके, तो बी का रिटार्डेशन ए के रिटार्डेशन से ज़्यादा होना चाहिए, और वो हमें फिजिक्स भी दिखा रही है, फिजिक्स और मैथ भी हमको यही दिखा रहे हैं कि भैया बी आपका पहले रुक जाएगा और ए जो है वो थोड़ा बाद में रुकेगा, तभी तो वो जाके स्लाइड होके नीचे गिर जाएगा। बात समझे। तो A2 और A1 पता चल गए। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको एक सिनारियो समझाता हूँ कि भाई ये जो सरफेस पे ब्लॉक रखे हुए थे, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ए था, ठीक, ए तक आने में मान लो ये ब्लॉक जब तक रुके हैं जाके, या वो पॉइंट जब ये ब्लॉक आपका जो ए वाला है वो यहाँ पर एकदम आ गया है, मतलब वो गिरने ही वाला है, वो गिरने ही वाला है। तो ये जो ब्लॉक बी है, ठीक है, ये मान लेते हैं दूरी चल दिया है SB। बात समझे कि नहीं। ये कितनी दूरी चल दिया, ये यहाँ से स्टार्ट करा था, ये यहाँ से स्टार्ट करा था कहीं, ठीक, ये दूरी कितनी चल दी है SB। तो इसको आप कैसे लोगे, ये सेकंड वाला पॉइंट, हाँ ये SB ले लिया, और ये वाला जो ब्लॉक है A, ये कितनी दूरी चल दिया, ये देखो, ये मान लेते हैं हमने टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक चल चुका है SA। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ठीक। तो ये बताओ बच्चों, ये SA माइनस SB, ये वाले पॉइंट से हम ले रहे हैं, ये वाले पॉइंट से। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इतना देखो, इतना देखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ। हाँ आप ही समझा दूंगे, टेंशन ना लो। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ड्राइंग अच्छी बनाता हूँ। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि देखो,
लाइन ले लेता हूँ एक, क्या कह रहा हूँ मैं, समझना ध्यान से। ये जो है मान लो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, इनका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, ठीक, ये है A, ये है B, ठीक है। और मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये इतना टाइम यहाँ पर बीत चुका है कि ये ब्लॉक आपकी अब यहाँ पर पहुँच चुकी है A वाली, और ये गिर जाएगी। तो ये जो B वाली ब्लॉक है ये कितनी दूरी तय कर देगी, अगर मैं इस वाले पॉइंट से लूँ, ये दूरी तय कर देगी SB मान लो कर देगी, ठीक है, ये SB दूरी तय कर देगी, ठीक। और ये जो A वाली ब्लॉक है ये कितनी दूरी तय कर देगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये SA दूरी तय कर देगी कि नहीं। और ये टाइम मान लेते हैं T लग रहा है इतना सब कुछ होने में, कि मतलब जब ये ब्लॉक A इसके ऊपर जाके गिर जाएगी नीचे। और हमें ये पता है कि ये लेंथ कितनी दे रखी है, ये L दे रखी है। तो ये बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं SA माइनस SB कर दूं तो ये B की लेंथ आ जाएगी कि नहीं। तो यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई A माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाई B इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ब्लॉक। अब कह दो कि सर ये आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो इतने समझदार हैं, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो इतना होना चाहिए डिस्टेंस के वाइज कि वो L के बराबर हो। तो वही तो बात यहाँ पर भी कह रही, उस टाइम में, टाइम T में ये रिलेटिव मोशन कितना होना चाहिए, A का B के रिस्पेक्ट में कितना मोशन होना चाहिए, L के बराबर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाई A माइनस डिस्टेंस मूव्ड बाई B कितनी होनी चाहिए, L के बराबर होनी चाहिए। ये आप डायरेक्टली, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिनारियो दिखा दिया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें पता क्या क्या करना है, हमें SA भी पता करनी है दूसरे वाले क्वेश्चन पार्ट में, और SB भी पता करनी है, और टाइम भी पता करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि रिलेटिव मोशन बिटवीन A एंड B शुड बी L, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो SA माइनस SB इज इक्वल टू L, ठीक। अब एक्सेलरेशन पता है हमें, टाइम हमने T मान लिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, तो क्या हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब बच्चों ध्यान से देखना, तो बच्चों देखो SA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, SA हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है V इंटू T। अब देखो यहाँ पर प्लस साइन मत लगा देना, प्लस AT स्क्वायर होता है ना, प्लस साइन नहीं लगोगे, यहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस साइन। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन, ठीक। तो देखो माइनस का हाफ A1 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा VT, और A1 की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, G/4, तो ये कितनी हो जाएगी, G/8 हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक। ये आ गया SA। उसी तरह से सिमिलरली SB बच्चों कितना हो जाएगा, SB हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी तो वही है VT माइनस हाफ A2 इंटू टी स्क्वायर, और A2 की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, A2 की वैल्यू आई है 5G/8, तो ये हो जाएगा 5G/16 इंटू टी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आप क्या लिखोगे, सिंस SA माइनस SB इज इक्वल टू L, तो ये बच्चों दोनों वैल्यू इसमें रख दो इस वाली इक्वेशन में। तो VT माइनस G/8 टी स्क्वायर माइनस VT माइनस 5G/16 टी स्क्वायर इज इक्वल टू L। ये देखो बच्चों, जब ब्रैकेट खोलोगे तो VT और ये माइनस का VT कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, 5G/16 माइनस G/8 इंटू टी स्क्वायर। क्यों, टी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, देखो टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू L। इसको सिंप्लीफाई करना है, बस कर लेना। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो 16 और ऊपर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3G स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू L। आ जाएगा कि नहीं। इसको बच्चों 16L और 3G नीचे लेकर चले आओ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16L अपॉन 3G। ये बच्चों अंडर रूट ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा भाई, 16 का रूट क्या होता है 4, ये हो जाएगा 3/L अपॉन √3G। ये आंसर आ गया 4 अंडर रूट L अपॉन 3G। ये सेकेंड्स, ठीक है, ये यूनिट मत लिखना क्योंकि अभी ऐसा कुछ दे नहीं रखा यूनिट,
ठीक है। और जी की वैल्यू बच्चों हम लोग रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन दी नहीं है कि 9.8 लेनी है कि 10 लेनी। जनरली हम ऐसे क्वेश्चन में जी की वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, इसमें वैल्यू ऐसे ही आएंगी, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख लेना। अब जब आपको टाइम पता चल गया है तो डिस्टेंस, ये आपका ए वाले पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। दूसरे वाले पार्ट का क्या है कि उन दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो एस ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, वो है वी टी माइनस कितनी है, देखो वी टी माइनस जी बाई 8 इंटू टी स्क्वायर। तो जी बाई 8 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों टी की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा वी इंटू टी कितना है आपका 4 अंडर रूट एल अपॉन 3g माइनस जी बाई 8 इंटू, जब टी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16, हो जाएगा कि नहीं, 16 इंटू एल अपॉन 3g, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या क्या हो जाएगा, ये g से g कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा, एस ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4v अंडर रूट एल अपॉन 3g माइनस 2l अपॉन 3, 2l अपॉन 3, ये बच्चों आ गई एस ए की वैल्यू। और इसी तरह से एस बी बच्चों कितना आ जाएगा, एस बी है आपका वी टी माइनस 5g बाई 16 का टी स्क्वायर, 5g बाई 16 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो बच्चों v इंटू 4 अंडर रूट एल अपॉन 3g माइनस 5g बाई 16 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू एल अपॉन 3g, ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एस बी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 4v अंडर रूट एल अपॉन 3g माइनस 5l अपॉन 3, ये बच्चों आंसर आ जाएगा। तो एस ए आ गया आपका, ये एस बी आ गया, और वो आ गया आपका टाइम। ठीक है, इसको देख लेना, कहीं कुछ गलती निकले तो अपने आप सॉल्व कर लेना, इतना तो समझ ही गए होगे ना। ये राइटिंग में हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाता है, वैसे आंसर सही है। ठीक है, इसको देख लो, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। हमने पहले सारी फोर्सेस देख ली कि ए और बी पे कितनी लग रही है, नेट एक्सेलरेशन और दोनों का निकाल लिया। फिर हमने ये कह दिया कि भैया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम ए की डिस्टेंस निकालने कितनी वो ट्रेवल करेगी और बी की निकालें तो इन दोनों का डिफरेंस एल होना चाहिए, क्योंकि इतने ही टाइम के बाद वो एल दूरी ए चलेगा और वो नीचे गिर जाएगा। तो टाइम हमने टी मान लिया है। ऐसे में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, एस ए की वैल्यू निकाल ली और एस बी की वैल्यू निकाल ली, एस ए माइनस एस बी इक्वल टू एल कर दिए। यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू पता चल गई 4 अंडर रूट एल अपॉन 3g, और ये वैल्यू जब हम लोग एस ए और एस बी में रख देंगे तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए एंड बी। बात समझ गए? बहुत अच्छे बच्चों क्वेश्चन थे, हम लोगों ने बहुत कुछ सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेईई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।